ठीक बा, जरूरत पड़ता तो नहीं क्या? गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, तो हम लोग अपनी शुरुआत कर रहे हैं आज सेट नंबर 9 से। आप ये देख पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए, ये तो मेरा नाम है जीके का महाकुंभ, जो होमवर्क सीरीज है वो कंटिन्यू चल रहा है। सीरीज नंबर 9 पर हम लोग पहुंच चुके हैं, ठीक है। और बिहार दरोगा का जो प्रैक्टिस सेट है ना, जो स्पेशल सेट है, वो बिल्कुल इस बार मंडे से स्टार्ट है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, ऐसे आगे बढ़ जाते हैं। हाँ जी, आप देख पा रहे हैं हर दिन एक नया अवसर है और खुद को क्या करने का, तो बेहतर बनाने का। ठीक, हर दिन अगर आप मेहनत से उठते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो बिल्कुल आपको मौका मिलेगा और खुद ब खुद निखरने का, बेहतर बनने का। नेक्स्ट आ जाते हैं बाबू। चलिए, यहाँ से हमारा पहला सवाल है, ठीक है। यहाँ से हमारा पहला सवाल है और मैं इसे थोड़ा कर लेता हूँ सेट। मैं इसे कर लेता हूँ सेट। चलिए, कह रहा है पहला सवाल में कि यूरोपीय कंपनियां जो हैं, ठीक है, यूरोपीय कंपनियां जो भी यहाँ पर आया करती थी, ठीक है, जो भी आया करती थी, उनका बस एक ही काम रह जाता था। क्या चीज? ठीक है, उनका काम एक ही रहता था कि वो जो भी बनाते थे, भंडार और उत्पाद भी, ये दोनों बनाया करते थे। इसलिए भंडार और उत्पाद भी दोनों। एक्चुअली होता क्या है, भंडार मतलब कच्चा सामान वो लोग यहाँ पर लाए और वहीं पर आप उन्होंने क्या किया, अपना प्रोडक्शन शुरू कर दिया। क्लियर है? चलिए आते हैं यूरोपीय व्यापारी, ठीक है, यूरोपीय यूरोपीय कंपनियों का कंपनियों का आगमन, ठीक है, आगमन हमारा ये टॉपिक बनेगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे क्या चीज, कि पुर्तगाली। पुर्तगाली कब आते हैं, ये बात आपको रिपीट हो चुका है, आपको याद हो चुकी है, ठीक है, 1498। पुर्तगाली के बाद आते हैं कौन बाबू, डच। कब आते हैं, 1595। डच के बाद आते हैं कौन, अंग्रेज। डच के बाद आते हैं कौन, अंग्रेज। डच के बाद आते हैं अंग्रेज। अंग्रेज कब, 1600 में। क्लियर है, 1600 में। उसके बाद अंग्रेज के बाद जो है वो आ जाते हैं आपको डेनिश। डेनिश 1616 में। उसके बाद आते हैं फ्रांसीसी। फ्रांसीसी 1674 में। फ्रांसीसी के बाद आते हैं स्वीडिश। स्वीडिश 1731 में। ठीक है, तो ये है हमारा यूरोपियों का क्या चीज, क्रम। ये है यूरोपियों का क्रम। चलिए, एक बात और हम लोग आगे ध्यान देंगे, ठीक है, एक बात और आगे ध्यान देंगे। एक बात ध्यान दे रहे हैं, ठीक है, क्या दे रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप, कि डच जो है, डच आते हैं, डच आते हैं, कब आते हैं, कब आते हैं, तो ये आते हैं 1595 में। इसको 1500 करते हैं और इसको 95 करते हैं, ठीक है, 1595 में। ठीक, अंग्रेज आते हैं, अंग्रेज आते हैं, कब आते हैं, 1600। लेकिन इनकी जो कंपनी स्थापित होती है, ठीक है, कंपनी स्थापित, ये कंपनी स्थापित हो जा रही है बाबू 1600 में। क्लियर है? लेकिन डच की जो कंपनी है, जो कंपनी है वो स्थापित हो रही है, डच की जो कंपनी स्थापित हो रही है वो हो रही है 1602 में। एक चीज, एक लॉजिक देखिएगा, आता तो ये बिल्कुल पहले है, आता तो बिल्कुल पहले है, लेकिन कंपनी स्थापित करने में हो जाती है वही से देरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं।
ये कैसे, चलिए आते हैं सेकंड नंबर। सेकंड नंबर, सेकंड नंबर आते हैं। क्या रहा है कि जो इंटरलोपर्स होते हैं, ठीक है, जो इंटरलोपर्स होते हैं, ठीक है, इंटरलोपर्स, ये इंटरलीपर्स नहीं बाबू, इंटरलोपर। तो इंटरलोपर होते क्या है, वो होते हैं क्या चीज, समुद्री लुटेरे, जिसको हम लोग अनाधिकृत लुटेरे बोल सकते हैं, जो आपके बीच के कामों में आते हैं और बाधा पहुंचा के चले जाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरलोपर्स, ठीक है, इंटरलोपर्स। तो एक सवाल है कि समुद्र को लूटपाट का अड्डा बना रखा था, अड्डा बना रखा था, लूटपाट का अड्डा बना रखा था, ठीक है, किसने, तो पुर्तगालियों ने, पुर्तगालियों ने, क्लियर है, पुर्तगालियों ने, क्लियर। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आते हैं थर्ड नंबर। कह रहा है कि 1845 में डेनिस ने अपनी सभी फैक्ट्रियां बेच दी, क्लियर है। देखिए होता क्या है कि जब भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन हो रहा है, तो क्रमशः बहुत सारी कंपनियां आई तो सही, लेकिन कोई कोई ही टिक पाया। जैसे में सबसे मजबूत था अंग्रेज, क्यों, क्योंकि अंग्रेज को वहां की सरकार भी फंडिंग भेज रही थी। बाकी जितनी सारी कंपनियां आई ना, उनको कोई भी फंडिंग यहाँ पर नहीं उपलब्ध था, ठीक है। तो ऐसे में डेनिस ने क्या किया, अपना बेच दिया, किसको बेचा भाई, तो अंग्रेजों को बेच दिया, ठीक है, अंग्रेजों को। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी, उसने बेचा, किसे बेचा, अंग्रेजों को बेचा, क्लियर है। चलिए आते हैं डेनिस। देखिएगा 1620 में डेनिसों की पहली फैक्ट्री, पहली फैक्ट्री, क्लियर है। चूंकि डेनिस आते कब है, इसके पीछे वाले स्लाइड पर जाइएगा तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो 1620 में डेनिसों की पहली फैक्ट्री आती है, और वह आती है कहाँ, तंजौर में, तंजौर में। वैसे ही 1676 में डेनिसों डेनिसों ने श्रीरामपुर श्रीरामपुर में अपनी अपनी फैक्ट्री खोली, अपनी फैक्ट्री खोली, ठीक है, इतना हो गया। चलिए भाई खोल लिया। अब आते हैं, ये जो श्रीरामपुर है वो है कहाँ, तो श्रीरामपुर जो है वो है कहाँ, वेस्ट बंगाल में, इतना क्लियर है, वेस्ट बंगाल में। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आते हैं। देखिएगा डेनिसों की डेनिसों की सबसे प्रमुख फैक्ट्री, सबसे प्रमुख फैक्ट्री कहाँ पर हुआ करती थी भाई, डेनिसों की सबसे प्रमुख फैक्ट्री कहाँ पर हुआ करती थी, तो ये है श्रीरामपुर, श्रीरामपुर, क्लियर है। चलिए इतना तक तो ठीक है। अब आते हैं, अब आते हैं आगे, एक और भी लिखिएगा, लिखिएगा यूरोपियों में, यूरोपियों में सबसे ज्यादा मुनाफा, सबसे ज्यादा मुनाफा किसने कमाया, तो डचों ने कमाया। अभी तक तो चलिए डेनिस था, यहाँ पर अभी तक जो टॉपिक था वो डेनिस था, यहाँ जो सवाल बन रहा है वो डचों से है,
डचों ने कमाया। आप मुझे ये बताएंगे, आप मुझे ये बताएंगे कि डचों की पहली फैक्ट्री ये कहाँ बनी बाबू? तो ये बनी मुसलीपट्टनम। मुसलीपट्टनम, मुसलीपट्टनम। इतना क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। 4 नंबर, कह रहा कि निम्न में से कौन रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण है? रेजिड्यूल, हम लोग ऑप्शन लगाएंगे, हम लोग ऑप्शन लगाएंगे, रेजिड्यूल लगाएंगे, अरावली, अरावली, क्लियर है? अरावली, ठीक है। अब देखिए, दुनिया का दुनिया का सबसे पुराना पर्वत, दुनिया का सबसे पुराना पर्वत क्या है बाबू? अरावली, अरावली पर्वत, अरावली पर्वत, क्लियर है? अरावली पर्वत जो है, ठीक है, इसकी शुरुआत होती है, ठीक है, यह यह के गुजरात के गुजरात के राजीपाला, राजीपला, राजीपला पर्वत से शुरू होकर, राजीपला पर्वत से शुरू होकर, ठीक है, कहां पर? तो दिल्ली के दिल्ली के मजनू हिल तक इसका विस्तार है, इसका विस्तार है। यानी कि कहा जा सकता है, यानी कि कहा जा सकता है कि अगर मैं ऐसे ही भारत का नक्शा बनाऊं, ठीक है, अगर मैं ऐसे भारत का नक्शा बनाऊं, ऐसे भारत का अगर नक्शा बनाऊं, तो ये यहाँ से लेके और यहाँ दिल्ली तक कंटिन्यू, यहाँ से लेके यहाँ तक फैला है, ठीक है। तो गुजरात में कौन सा वो है जगह है? राजीपल्ला, लेकिन यहाँ पर कौन सा है? ठीक है, इसकी जो हिल है मजनू हिल है। एक्चुअली देखिए यहाँ पर ना दिल्ली में इसका हो जाता है क्या चीज? रायसीना पहाड़ी। हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखिएगा, आगे बढ़ जाते हैं। दिल्ली में दिल्ली में इस पहाड़ी को, इस पहाड़ी को तो अरावली को, ठीक है, इस पहाड़ी को, इस पहाड़ी को रायसीना, रायसीना की पहाड़ी, रायसीना की पहाड़ी, ठीक है। चलिए ये तो है दिल्ली में, वैसे ही लिख लेंगे कि राजस्थान में, राजस्थान में, ठीक है, इस पहाड़ी को जरगा, जरगा या जर्दा पहाड़ी, पहाड़ी कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अलवर में, अलवर में इस पहाड़ी को हर्षनाथ, हर्षनाथ पहाड़ी कहते हैं, हर्षनाथ पहाड़ी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। इसी में आते हैं, एक चीज और कर लेते हैं, ठीक, एक चीज और कर रहे हैं क्या? तो देखिएगा, बहुत बहुत वीवीआई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है कि उत्तर भारत को दक्षिण भारत से, दक्षिण भारत से अलग करता है, अलग करता है,
कौन सी पहाड़ी जो है उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है, तो वैसे में हो जाएगा क्या चीज, विंध्य पहाड़ी। विंध्य पहाड़ी, और विंध्य पहाड़ी को ही बिहार में क्या बोलते हैं, कैमूर की पहाड़ी बोलते हैं। ठीक है, तो कैमूर से एक नदी निकलती है, लिख लेंगे कि कैमूर पहाड़ी से, कैमूर पहाड़ी से ही कर्मनाशा, कर्मनाशा नदी निकलती है, नदी निकलती है। और ये भी सवाल पूछा हुआ है कि कर्मनाशा नदी जो है वो किसके बॉर्डर पर है। ठीक है, कर्मनाशा नदी यूपी एवं बिहार, बिहार की सीमा बनाती है, की सीमा बनाती है। चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं बाबू। ओहो, लोग यहाँ पे चले आए। चलिए ये तो हो गया ना, अरावली पहाड़ी हो गई। ठीक है, आते हैं 5 नंबर। कह रहा है 5 नंबर में कह रहा है कि केरल कर्नाटका, केरल कर्नाटका तमिलनाडु के मिलन स्थल पर स्थित पहाड़ी कौन सी है, तो आप लगा देंगे ऑप्शन क्या चीज, ए नीलगिरी पर्वत, नीलगिरी पर्वत। ठीक है, ये देखिएगा नीलगिरी पर्वत बिल्कुल यहीं पर है, बिल्कुल यहीं पर है। ठीक है, अब आते हैं आगे। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, तो ये है बाबू कौन सी, डोडा बेटा, डोडा बेटा, डोडा बेटा। इतना क्लियर है। ठीक है, ये 3 राज्यों में फैला है, कहाँ कहाँ पर, तो केरल में फैला है, कर्नाटक में फैला है, और कहाँ फैला है, तमिलनाडु, तमिलनाडु में फैला है, तमिलनाडु में फैला है। इतना क्लियर है। चलिए आते हैं नीलगिरी, आगे बढ़ते हैं, इसमें डिस्कशन अभी और भी है। क्या है, तो देखिएगा कि दक्षिण भारत का, ऐसे सवाल पूछता है कि नीलगिरी बसा है, नीलगिरी बसा है, तो ये बसा है उत्तर भारत की दक्षिण भारत, तो उत्तर हो जाएगा कहाँ पर बाबू, दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में, क्योंकि वो यहाँ पर है। क्लियर है, लेकिन पूछेगा, पूछेगा कि भारत का दक्षिणतम, दक्षिणतम, दक्षिणतम पर्वत, तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा कार्डेमम, कार्डेमम की पहाड़ी, कार्डेमम की पहाड़ी, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, इलायची की पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी। इतना क्लियर है। ठीक है, कार्डेमम की पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी जो सबसे दक्षिण में है, और उसके उत्तर में बसा है कौन सा, नीलगिरी पर्वत। क्लियर, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा कि महादेव पहाड़ी हिस्सा है, किसका हिस्सा है मेरे भाई, महादेव पहाड़ी जो हिस्सा है वो किस पर्वत का हिस्सा है, तो हम लोग लगा लेंगे, हम लोग लगा लेंगे क्या चीज, सतपुड़ा, सतपुड़ा। क्लियर है, चलिए आते हैं सतपुड़ा, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी,
सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी। तो ये जो सतपुड़ा पर्वत है ना, उसकी जो चोटी है, मैं सबसे ऊंचाई की बात कर रहा हूँ, सबसे ऊपर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वैसे में है माउंट आबू में, ठीक है, देखिएगा माउंट आबू में, आबू में गुरु शिखर, गुरु शिखर, क्लियर है। और इसकी जो ऊंचाई है ना, इसकी जो ऊंचाई है वो 1722 मीटर है, ठीक है। ये है सतपुड़ा रेंज, सतपुड़ा रेंज। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो ये तो बिल्कुल लगाने वाली बात ही नहीं है, ये तो बिल्कुल लगाने वाली बात ही नहीं कि संविधान के निर्माता है कौन। अभी तक जितने भी सेट चल चुके हैं, लगभग 8 सेट जो चल चुके हैं, उसी में इसका उत्तर था। हम लोग लगा लेंगे क्या चीज, भीमराव अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। आप लोग बताएंगे कि भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि, पुण्यतिथि कब मनाते हैं? पुण्यतिथि कब? 6 नवंबर, 6 नवंबर। और इसी दिन बनता है बाबू महापरि, महापरिनिर्वाण दिवस, महापरिनिर्वाण दिवस। इतना क्लियर है। चलिए एक सवाल और, कि संविधान सभा में, संविधान सभा नहीं, यहाँ पर लगा लेंगे कि भीमराव अम्बेडकर का चुनाव, ठीक है, भीमराव अम्बेडकर का चुनाव, का चुनाव, भीमराव अंबेडकर का चुनाव कहाँ से हुआ था? तो ये लगा लेंगे पश्चिम बंगाल से, पश्चिम बंगाल से इनको चुनकर लाया गया था, क्लियर है, पश्चिम बंगाल से। चलिए यहाँ पर है बी एन राव, ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू, इनके बारे में भी हम लोग कुछ जान लेते हैं, ठीक है। संविधान के बारे में लिख सकते हैं कि संविधान में, संविधान के संवैधानिक, संवैधानिक सलाहकार, सलाहकार कौन बने? तो ये हैं बी एन राव। इतना क्लियर है, ठीक है, ज्यादा डिस्कशन आज नहीं, फिर कभी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 8 नंबर सवाल, कि 8 नंबर सवाल कह रहा है कि संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ। जी हाँ बिल्कुल, चुनाव तो हुआ है, लेकिन चुनाव हुआ कब? लगाएंगे डेट 1946 में, 1946 में। और डायरेक्ट सिंपल सा एक सवाल पूछता है कि अंतरिम सरकार का गठन, अंतरिम सरकार का गठन, तो ये लगाएंगे 2 सितंबर, 2 सितंबर 1946, ठीक है। चलिए चुनाव है, चुनाव कराना है, ठीक है। तो चुनाव में आपको पता होना चाहिए कि जब पूरे भारत में संविधान सभा के लिए चुनाव हो रहा था, तो इसमें प्रांतों ने भाग लिया है। और प्रांतों ने कौन से भी तरीके से लिया है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष? तो हमारा उत्तर हो जाएगा क्या चीज, अप्रत्यक्ष हो जाएगा, क्लियर ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ कहाँ? ठीक है, तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ है कहाँ? दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में। लेकिन फिर पूछेगा कि एक पूछेगा दूसरा सवाल कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन, पहला अधिवेशन, तब ये क्या हो जाएगा बाबू, इसका उत्तर बदल जाएगा, ये हो जाएगा क्या चीज, मुंबई, ये हो जाएगा मुंबई, क्लियर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्या रहा है 10 नंबर, हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ठीक है, हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी में आप लोग लगा लीजिएगा ऑप्शन ए, मेयर ने, ठीक है। हिस्टोलॉजी, देखिएगा, उत्तकों का अध्ययन, उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी,
हिस्टोलॉजी कहलाता है, हिस्टोलॉजी कहलाता है। क्लियर है? ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है बाबू? हिस्टोलॉजी कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। तंत्रिका ऊतक की, तंत्रिका ऊतक की इकाई, तंत्रिका ऊतक की इकाई, ये जो हमारे तंत्रिका तंत्र है ना, जो हमारा दिमाग है, ठीक है, उसी की इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं? तो हम लोग बोलते हैं न्यूरॉन। हम लोग बोलते हैं क्या चीज? न्यूरॉन। ठीक, नेक्स्ट, मोटापा बढ़ता है, मोटापा बढ़ता है किससे? तो वसामयी, वसामयी ऊतक से। ये जो टिश्यू है ना, ये जो टिश्यू है, इसको हम लोग दो तरीके से पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम लोग क्या चीज? तो प्लांट में, और एक पढ़ेंगे क्या चीज? तो एनिमल में। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 11 रक्त होता है, ठीक है, तो रक्त होता है भी, लगाएंगे संयोजी ऊतक, रक्त होता है संयोजी ऊतक। यहाँ पे लिखेंगे रक्त का अध्ययन, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हेमाटोलॉजी, हेमाटोलॉजी। ठीक, फिर रक्त वर्ग को बांटा, बांटा किसने? लैंड स्टीनर ने, लैंड स्टीनर ने, लैंड स्टीनर ने। क्लियर है? रक्त वर्ग, रक्त वर्ग जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, 4 प्रकार के। कौन कौन सा रक्त? ग्रुप ए, उसके बाद ग्रुप बी, उसके बाद ग्रुप ए बी, फिर ग्रुप ओ। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब आते हैं, देखिएगा, इसी में, इसी में बोला गया है सर्वदाता, सर्वदाता ओ को, और एक बोला गया है सर्वग्राही, यानी कि वैसा खून जो सबको क्या करे? एक्सेप्ट कर ले, तो हो जाएगा क्या चीज? लेकिन अब तो सवाल यहाँ पर है ना, कि अब तो सवाल यहाँ पर है कि सर्वदाता जो है उसमें भी कौन है? तो ओ निगेटिव है, ओ निगेटिव है। बिल्कुल बीबीआई सवाल है, देख लीजिएगा। और सर्वग्राही जो है वो क्या है? ए बी पॉजिटिव है, ए बी पॉजिटिव है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर कह रहा है वैक्सीन तंत्र पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन लगा लीजिएगा, ऑप्शन लगा लीजिएगा। ऑप्शन हो जाएगा डी, स्तनियों में। ऑप्शन हो जाएगा डी, स्तनियों में। नेक्स्ट, दूध की अपेक्षित घन तो ज्ञात किया जाता है किससे बाबू? इससे दूध में पाया जाता है क्या चीज? लैक्टो, लैक्टोज। ठीक है, दूध में, दूध में, दूध में पाया जाता, दूध में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? लैक्टोज, लैक्टोज। क्लियर है? और यही लैक्टोज से हम लोग नाप लेते हैं, लैक्टोमीटर से क्या मापते हैं? लैक्टोज मापते हैं। क्लियर ना? दही का निर्माण होता है, दही का निर्माण होता है किस चीज से होता है? तो लैक्टोज से, लैक्टोज से। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हाइड्रोमीटर से, हाइड्रोमीटर से पानी का जो भी घनत्व है वो हाइग्रोमीटर से आर्द्रता, और थर्मामीटर से, थर्मामीटर से क्या चीज? हमारा जो तापमान है, हमारे शरीर का जो तापमान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 14 नंबर की सुनार किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? ठीक है, तो सुनार देखिए है क्या? ये लाया जाता है नौ संचालकों द्वारा, नौ संचालकों द्वारा। आप लोग यहाँ इमेज देख पा रहे होंगे, ठीक है, ये देखिए,
यहाँ पर ये जो है ये एक बड़ी सी शिप है, इसमें सोनार लगा हुआ है और यहीं पे क्या है एक पनडुब्बी है या फिर पनडुब्बी में सोनार लगा हुआ है, कुछ भी कहा जा सकता है, ठीक है। तो वैसे में अगर ये कोई भी तरंगदैर्घ्य छोड़ रहा है, कोई भी तरंगदैर्घ्य छोड़ रहा है तो जाके ये वापस टकरा कर आएगा, ये कौन बतलाएगा, ये सोनार का काम है। जैसे ही ये बताएगा ये पता चलेगा कि हाँ जी आगे कुछ है, ऊपर कुछ है, दाएं में कुछ है, बाएं में कुछ है, बात आ रही है समझ में, ठीक है। तो ये लगा रहता है। चलिए नेक्स्ट, इतना ही तक है। ये था हम लोगों का सेट नंबर कितना 9, ठीक। तो 9 आज इतना हम लोग इनफ करते हैं, ठीक है। कल जो है आप लोगों का 10 मिल जाएगा, क्लियर। क्या 15 एक और है, चलिए ठीक है देख लेते हैं अभी। एक और सवाल है, अरे जी बिल्कुल, कह रहा है 15 नंबर कि मोनोजाइट किसका अयस्क है। मोनोजाइट लगा लीजिएगा, मोनोजाइट जो है वो थोरियम का अयस्क, थोरियम का, और इसकी परमाणु संख्या होती है, इसकी परमाणु संख्या होती है, परमाणु संख्या 90, परमाणु संख्या 90, क्लियर है। चलिए इतना हम लोग का सेट नंबर 9 था। आगे जो भी चलेगा सेट नंबर 10 चलेगा, और ये जो डिस्कशन हो रहा है इसके आप एक स्पेशल कॉपी बना लेंगे ताकि आपका जो भी जीके है एक सेफ जोन में रहे, ताकि जब कभी आपको समय मिले ना तो सिर्फ वो कॉपी खुले और कुछ नहीं, ठीक। और इसका मेरा एक ही उद्देश्य है कि इसके माध्यम से आपके जितने सारे आने वाले एग्जाम हैं उसमें से हिट सवालों को देना। इसमें बिल्कुल ऐसे ही सवाल डाले गए हैं जो काफी हिट माने जा रहे हैं, क्लियर है। तो आप लोग कंटिन्यू रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी कंटिन्यूटी की बदौलत आगे बुलंदियों को छूइएगा। धन्यवाद।